Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन सेंटर मैप। सभी का स्वागत है। आ जाइए। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो आपके आगे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आपके आगे फ्यूचर के लिए, आपके आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी हेल्थ और आपके देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। सेंटर मैप पर मैं सुनील कृष्णा, आप लोगों का ज्योग्राफी का एजुकेटर, आज आप लोगों को एक अप्लाइड ज्योग्राफी, जो कि एक तरह से करंट अफेयर्स का भी एक पार्ट होगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, बहुत एक बड़ा बर्निंग इशू है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों ने कई बार ये नाम सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, बट कोई उसको ठीक से समझता नहीं। मैंने उसका एक हाई अलर्ट के बेसिस पर एक केस स्टडी प्रिपेयर किया है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जितनी तरह की भी बातें हैं, वो बातें आपको पता चल जाएंगी अगर आप ये वीडियो ठीक से देखें। ये वीडियो बहुत ही आराम से सरल भाषा में बनाई जाएगी, जिसको हम लेमैन स्टाइल कहते हैं। इसमें आपको हर एक इंफॉर्मेशन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की, मतलब अगर आप किसी छोटे एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल है। और प्लस अगर आप सिविल लेवल की भी अप्रोच रखना चाहते हैं, तो भी आपको ये क्लास डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आइए चलिए सुने। नाम ही कहता है ग्लोबल, मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म हो रही। पृथ्वी तो सूरज से जब टूटी थी उस समय भी गर्म थी, अभी तो उसके कंपैरिजन में बहुत ठंडी हो गई। लेकिन हमारे ह्यूमन ह्यूमन जो बीइंग्स हैं, इसकी तुलना में इनके लिए पृथ्वी धीरे धीरे कहते हैं कि बहुत गर्म होती जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हो रही, उससे क्या नुकसान है हमें? हमें तो बस गर्मी लगेगी, हम एसी ऑन कर देंगे अधिक से अधिक। तो ऐसी ही ढेर सारी चीजों के बारे में हम केस स्टडी करने जा रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती क्या है। चलिए, मैं इसको एक पिक्चर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, जब सूरज से पृथ्वी टूटी, टूट कर ठंडी हुई तो इस पर जीवन आया। जीवन आने के बाद पृथ्वी फिर से गर्म होना शुरू हुई ठंडी होने के बाद। उसके पीछे कारण क्या है कि सूरज से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं, उनको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे आपने सुना होगा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो वेवलेंथ होती है इसकी, जब सूरज से निकलती हैं तो बहुत ही ज्यादा ये क्या होती है, शॉर्ट होती है। सूरज से निकलते समय जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में तरंगे निकलती हैं। तो उसकी वेवलेंथ जो होती है, उसकी मूवमेंट बड़ी शॉर्ट होती है, लघु तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य आसानी से क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को चीर कर पृथ्वी के अंदर आती हैं, पृथ्वी को गर्म करती हैं और आराम से परिवर्तित होते समय ये तरंग दैर्ध्य जो होती हैं, ये लघु तरंग दैर्ध्य की बजाय दीर्घ तरंग दैर्ध्य में बदल जाती है। मतलब लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ में आने वाली किरणें क्या होती हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाती हैं, लघु के बजाय दीर्घ में बदल जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर को बहुत मुश्किल से छेद कर बाहर आ पाती है। कुछ ही बाहर आ पाती हैं और कुछ इसी में ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से पृथ्वी इस वेव्स के कारण ही गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो इसी पृथ्वी के गर्म होने को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये गर्म क्यों हो रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, अर्थात हरित गृह प्रभाव के कारण। कहते हैं कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर है, जितनी है उतनी ठीक है, लेकिन हमने पृथ्वी पर जंगल काटे, अफॉरेस्टेशन की बजाय डिफॉरेस्टेशन किया। हमने पृथ्वी पर केमिकल्स जलाए, केमिकल्स बनाए। हमने पृथ्वी पर रेफ्रिजरेटर, कूलर, फ्रिज, एसी जलाया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल दी और भी ऐसे बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से कार्बन की जितनी मोटी लेयर इसके चारों तरफ थी, उससे भी ज्यादा मोटी लेयर पृथ्वी पर कार्बन की बन गई। अभी भी सूरज की किरणें जो आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती तो हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाती।
और जिसकी वजह से पृथ्वी का पूरा सरफेस गर्म हो रहा। कहते हैं कि पृथ्वी के सरफेस और पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, और ये हाई अलर्ट पे चल रहा। ठीक है? तो अगर आप इस बात को समझें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही हम जीवन संभव भी है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही जीवन खतरे में भी है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही पृथ्वी रात में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो जाती, क्योंकि सूरज की किरणें जब आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल के जैसे काम करता है, और ये कंबल सूरज की गर्मी को रात भर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने पास रोक लेता है, ताकि रात में भी पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। अगर ये कंबल ना होती, तो पृथ्वी इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि रात में इसके जैसे पोल्स पर बर्फ जमती है, बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी के सारे भाग में बर्फ जम जाती। केवल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण, अर्थात जलवाष्प की बूंदें और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव, गर्मी संभव हो पाई। लेकिन किसी भी चीज़ की अति खतरनाक होती है, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस होना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर है, तो ठीक है, कंबल एक ही ओढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको 10-12 कंबल उड़ा दिए जाएँ, तो आप गर्मी से मर जाएँगे और कंबल के वेट से मर जाएँगे। ठीक है? तो किसी भी चीज़ की अति खराब है। हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड की अति कर दी। कई कारणों से, जो मैंने कारण बताए, जिसके कारण अब सूरज की रोशनी आती है, लेकिन संपूर्ण रूप से बाहर नहीं जा पाती। इसी वजह से पृथ्वी का तापमान, कहते हैं कि अगर 2% भी, 2 डिग्री भी बढ़ गया, जितना था, उतने में तरह-तरह के वायरस पनप जाएँगे, तरह-तरह की बीमारी आ सकती है, महामारी आ सकती है, तरह-तरह के जो प्रजाति है जीवों की, वो खत्म हो सकती है उस 2 डिग्री के बढ़ जाने से ही। आप कहेंगे सर 27 डिग्री से 29 डिग्री हो गया ना, तो मैं औसत तापमान, एवरेज तापमान की बात कर रहा हूँ, एवरेज टेम्परेचर की। अगर ये 2 डिग्री बढ़ गई, 2 डिग्री बहुत बता रहा हूँ, एवरेज पृथ्वी का, तो इससे ग्लेशियर्स पिघल जाएँगे, नदियों का पानी कम हो जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल कर जाएँगे। तो पिघलने की वजह से जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा आपने सुना होगा, छुपी ऊष्मा, ये भी आपके वातावरण को प्रभावित करेगी। वातावरण के प्रभावित होने से तरह-तरह के वायरस, बैक्टीरिया, जो कि सालों-साल, अरबों सालों से कोटेड थे जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में, वो खुल जाएँगे एक फ़ेवरेबल सिचुएशन पाकर। समुद्र का स्तर ऊपर होगा, तो अगल-बगल के देश घबरा कर भागेंगे। समुद्र का स्तर ऊपर होगा, तो महामारी फैलने के चांसेस होंगे। कि अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएँगे, तो पीने का पानी नहीं होगा। पानी के लिए विश्व युद्ध हो सकता है। मतलब मेरे कहने का कि अगर एक छोटे से तापमान को अगर हम कंट्रोल नहीं किए, अगर हम पेड़ नहीं लगाए, पृथ्वी को वापस हरा नहीं बनाए, तो इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप उसके बारे में इमेजिन तक नहीं कर सकते। तो मैंने जो अभी आपको बताया, वो एक बारी सरल शब्दों में फिर बता दूँ। आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या? क्यों इसको हाई अलर्ट में रखा गया है? तो बताएँगे, सूरज की जो रेज़ आती हैं, वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में तो आती हैं, कुछ तो हैं वो परावर्तित हो जाती हैं सीधे-सीधे, लेकिन कुछ जो हैं पृथ्वी से टकराने के बाद पार्थिव विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में, इंफ्रारेड के रूप में, कार्बन की मोटी लेयर होने के कारण वापस नहीं जाती, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या है? गर्म है, जीवन संभव है। लेकिन अगर यही लेयर, अगर हम और ध्यान न दें और ये लेयर मोटी होती जाए, तो कुछ जो वापस चली जा रही है, वो भी नहीं जाएगी, वो भी इसी में ट्रैप होकर रुक जाएगी। और अगर ये भी रुक गई, तो पृथ्वी का तापमान लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रूप से, एवरेज रूप से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म होगी और तरह-तरह की प्रॉब्लम होगी। और इसी पृथ्वी के गर्म होने को हम ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय वायुमंडल का तापमान कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो इफ़ेक्ट है, जो सूरज के किरणों को रोककर अंदर पृथ्वी को गर्म कर रहा, इसी इफ़ेक्ट, इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ये अच्छी चीज़ है, इससे जीवन संभव हुआ। ठंडे प्रदेशों में, ताकि ठंडी में, बर्फ में पौधे मर ना जाएँ, उनको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाता है। हरे रंग के शीशे में उनको रखा जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वही बहुत ज़्यादा अति हो जाए, तो वो पौधे गर्मी से मर जाएँगे। ठीक यही चीज़ हमारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी हो रही। आते समय शॉर्ट वेवलेंथ है, याद रखिएगा, जाते समय लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाती है।
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के क्या-क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। याद रखिएगा, सूरज की किरणें आ रही और हम इंडस्ट्री से, कार से, मोटरसाइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर कर रहे हैं, तो ये जा नहीं पाएंगी और ऊष्मा को रोकेंगी तो पृथ्वी गर्म होगी। गर्म होने से बहुत सारी वेजिटेबल, बहुत सारी प्रजातियां और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ने से क्या होगा, देखकर समझ आ रहा, क्या होगा बताओ? मरुस्थल भूमि में वृद्धि हो जाएगी, मतलब डेजर्टेड एरिया एरिया हो जाएगा। तरह तरह के तूफान और चक्रवात आने शुरू हो जाएंगे, साइक्लोन्स और ह्यूरिकेन और टोर्नेडो, तरह तरह की चीजें प्रोड्यूस होंगी। और क्या होगा, जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे, पीने का पानी खत्म हो जाएगा। पीने का पानी नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, समुद्र का स्तर ऊपर उठ जाएगा जिससे लोगों के घर डूब जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझो। अगर हम इन सब चीजों को बचाना चाहते हैं, घर ना डूबे, ग्लेशियर्स ना पिघलें, पेड़ पौधे ना कम हो, मरुभूमि ना आए, मतलब डेजर्ट्स ना बने और चक्रवात हमारी तरफ ना आए, तो इसके लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। कैसे? कार के धुएं को रोकिए, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुओं को रोकिए, हाउस होल्ड घरों से निकलने वाले धुओं को रोकिए, जेट प्लेन्स और जितने भी तरह की केमिकल एक्टिविटीज है उसको रोकिए। और इन सारी चीजों पर हम जो है आसानी से चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारी आगे की जनरेशन को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो, सतत विकास भी तो जरूरी है, मेरी बात समझे? तो इसलिए हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें सोलर पैनल लगवाना चाहिए, इको फ्रेंडली चीजें यूज करनी चाहिए, हमें तरह तरह की बिजली बनाने वाले सामान्य यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, हमें अंडरग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें कूड़े वगैरह को ठीक से फेंकना चाहिए ताकि उससे किसी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ना हो, हमें एफोरेस्ट्रेशन करना चाहिए और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती। ये तो पिक्चर के माध्यम से समझाया मैंने आपको। अगर मैं कहूं कि आपको और भी चीजें अच्छे से समझनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का और भी बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। क्या आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा? जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो देश कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एल्टीट्यूड की तरफ भागेंगे। तो एल्टीट्यूड पर तो पहले से देश है, उनके साथ उनका युद्ध होगा, एक बहुत बड़ी मानव नरसंहार देखने को मिलेगा, एक होमिसाइड, एक कार्नेज देखने को मिलेगा। तरह तरह के बायो वेपन अभी से बन रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देश को मारकर उसके देश को हथिया लेंगे। आज भी आपको गाजा पट्टी वाला इशू देखने को मिल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर की कमी होगी, सभी को पीने के लिए पानी चाहिए, नहीं तो एक दूसरे का गला काट कर एक दूसरे का खून पिएंगे। कार्नेज बढ़ेगा, महामारी फैलेगी, कोई नहीं बचेगा, करोड़ों अरबों लोग एक बार में मर जाएंगे। और बायोडायवर्सिटी खत्म हुई तो सीधा इफेक्ट हमारे जलवायु पर पड़ेगा, अर्नेस्ट हैकल कहकर गए हुए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पर दिखाई मैंने। ये सब जो दिखा रहा था ये सब बहुत छोटे स्तर पर दिखाया, बट बगल में जो मैंने इसके इफेक्ट्स लिख कर दिखाए हैं, इस पर आप चाहें तो एक बहुत बड़ा आलेख लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये हुआ ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा सा टचअप। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो गवर्नमेंट के स्टेप्स पर फोकस करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। क्या आप लोगों को पता है कि अर्थ आवर क्या होता है? आप लोगों को पता है कि अभी 2023 में ही 25 मार्च को हम लोगों ने अर्थ आवर मनाया। ये देखो, ये अर्थ आवर का जोन है। क्या कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता कि अर्थ आवर क्या है, जबकि 2007 से हम अर्थ आवर मना रहे हैं पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। 2007 से अभी 2023 चल रहा है, मतलब हम ये कहें कि हम कम से कम पिछले 15-16 सालों से हम अर्थ आवर मना रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जनता, क्या हम सामान्य लोग इस चीज के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो क्यों नहीं जानते? आइए हम अर्थ आवर के बारे में एक हल्की सी केस स्टडी करें। क्या अर्थ आवर पर्यावरण से संबंधित है? तो बिल्कुल हाँ। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है? बिल्कुल हाँ।
कैसे? तो आइए चलिए देखते हैं। आप देख रहे होंगे 8 और 9 के बीच में 8:30 बजे और 9 से 10 के बीच में 9:30 बजे एक काला अंधेरा हो गया। इसी काले अंधेरे को 1 घंटे के लिए मेंटेन किया जाता है। मार्च में अंतिम मार्च, लास्ट मार्च, किसी भी साल का अंतिम मार्च का शनिवार, मतलब मानकर चलो कि 1 महीने में 4 शनिवार पड़ते हैं मार्च में, तो अंतिम शनिवार, लास्ट सैटरडे को मार्च में किसी भी साल के हम 8:30 से 9:30 बजे तक के लिए 1 आवर के लिए अर्थ पर लाइट्स ऑफ कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ आवर। ठीक है, मेरी बात समझे? किसी भी साल के अंतिम मार्च के शनिवार को 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 में हम ये बंद करते हैं। इस बार 2023 में 25 मार्च को ऐसा किया गया। आप लोगों को शायद पता तक नहीं चला होगा। चलिए, तो ये था हमारा अर्थ आवर। आइए अर्थ आवर के बारे में कुछ और बातें भी मैं बता दूं। याद रखिएगा, अर्थ आवर में हम 8:30 से 9:30 बजे रात में पूरी की पूरी सारे देशों में जितने देश हैं उन सारे जगहों पर हम उनके टाइम जोन के अनुसार 1 आवर के लिए इसको अर्थ में लाइट्स, फैन, टीवी, मोबाइल हर एक चीज बंद कर देते हैं, जिससे बिजली की खपत, ऊर्जा की खपत बहुत कम हो जाती है और 1 घंटे में इतनी कम हो जाती है। सोचो कि विश्व के सारे लोग अगर इसको ठीक से फॉलो करें तो साल भर की चीजों को रिकवर कर देगा 1 घंटे में। तो इसीलिए हम इसको मना रहे हैं और काफी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोग इसके प्रति जागरूक धीरे-धीरे हो रहे हैं। याद रखिएगा, मार्च के अंतिम शनिवार को, 4 शनिवार में अंतिम वाला, लास्ट शनिवार को, सैटरडे को हम 8:30 से रात में 9:30 बजे लाइट्स ऑफ कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं अर्थ आवर। ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। अगर हम अर्थ आवर की बात करें तो सबसे पहले किसने शुरू किया तो बताएंगे 2007 में 21 मार्च को 31 मार्च को सबसे पहले सैटरडे को हमारे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। ठीक है, याद रखिएगा, कम से कम 2.2 मिलियन लोगों ने इसको मनाया। दूसरा अर्थ आवर जो हुआ वो आगे चलकर 35 देशों ने मनाया और कम से कम 2 मिलियन नहीं, 50 मिलियन लोगों ने इसको सपोर्ट किया और अब ये संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही। अभी हम लोगों ने 2023 में 25 मार्च को इंडिया में इसको, या पूरे देश में इसको मनाया गया, पूरे विश्व में इसको मनाया गया। इसके बारे में पता करिए, पढ़िए। याद रखिएगा, अभी हमारा 23 मार्च को 2024 में इसका प्लान है। आप लोग इस बारी से, मैं पहले ही डेट बता दूं, आपको प्रिपेयर रहना है, अपने पर्यावरण को प्रदूषित सुरक्षित करना है। उस दिन 1 घंटे के लिए पंखा बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं पड़ती। टीवी बंद कर दीजिए, कूलर, फ्रिज बंद कर दीजिए, इवन एक चिंगारी भी नहीं जलनी चाहिए। मोबाइल की लाइट, टॉर्च की बैटरी, यहाँ तक कि घड़ी के अलार्म्स भी बंद कर दीजिए। और देखिए, अगर ऐसा हर एक आदमी कर दे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, साल भर में 1 घंटे के लिए सब कुछ अगर बंद कर दिया जाए। अभी से मैं डेट अलर्ट कर दूं, हाई अलर्ट, कि 23 मार्च, इसी दिन भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। नहीं, 8:30 से 9:30 बजे ये काम आपको करना है। इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट मी? और भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स के बारे में भी मैं बता दूं आपको। गवर्नमेंट ने अर्थ आवर मनाने के साथ साथ गवर्नमेंट ने पृथ्वी को, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहली बार, ठीक है, रियो में, डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन बुलाया, अर्थ समिट बुलाया, ठीक है, जो कि 92 में हुआ था। ठीक है, और देखे होंगे कि ये हमारे हाथ में ही हमारी पृथ्वी का पर्यावरण है जिसको हम बचा सकते हैं। इट इज इन आवर हैंड, यही बात समझाई गई और एजेंडा 21 का टारगेट लिया गया। रियो की ढेर सारी मैनिफेस्टो घोषणाएं हुई और यहीं से हम पर्यावरण को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर तरह तरह के रूल्स बनाए वन लगाने के लिए। सीबीडी अपनाया गया और भी तरह तरह की चीजें, जिनको मैं आपको आने वाली डिटेल क्लासेस में बताऊंगा। बस इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट का इनिशिएशन यहीं से शुरू हो गया। 92 में हम लोग पर्यावरण को लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करने का, इको फ्रेंडली होने का, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने का समय यहीं से आया। एक और इसका जो है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट का एजेंडा, कॉप सम्मेलन होता है। ठीक है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके 27, 28, 29 ऐसे करके बहुत हो रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट हाल में जो बीता है वो COP 27 बीता। मिस्र में इसके जो सबसे पहली जो है अभी बैठक हुई थी। वैसे तो COP 15, COP 7, COP 5 ऐसे बहुत सारी बैठकें होती आई। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क लिख लीजिए, कोपेनहेगन सम्मेलन क्या है? मेरी अगली क्लास में मैं कोपेनहेगन सम्मेलन के बारे में बात करूँ। कोपेनहेगन समझौता किससे संबंधित है? और एक और लिख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल समझौता, प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये 2 होमवर्क्स आप पढ़कर बैठिएगा। COP 27 के बाद और कौन-कौन से सम्मेलन हुए, उनके बारे में डिटेल पढ़िए और भी गवर्नमेंट ने पर्यावरण को बचाने के लिए और क्या-क्या स्टेप्स लिए, इको फ्रेंडली चीज़ें बनाई, ठीक है? पिंक रिवॉल्यूशन पिंक रिक्शा चलाया, बैटरी वाली चीज़ें बंद कर दी, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तरह-तरह की और भी इनिशिएशंस की है, उनके बारे में केस स्टडी करिए, ठीक है? इस तरीके से ये हमारा फाइनल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स बताए, ठीक है? चलिए, तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिल जाएँगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फँस जाएँगे, ठीक है? तो चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सेंटम ऐप पर मिलती रहेगी। ढेर सारी चीज़ों के लिए बने रहिए। मैं सुनील कृष्णा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।